Hello, dear students. Welcome back to Rising Stars Academy, RSA Jaipur. How are you all? Hope you all are well. And welcome to Rising Stars Academy. Subscribe to the channel and press the bell icon, है ना? तो प्लीज़ आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए, है ना? और जैसा कि स्टार्ट करते हैं अपन, अब आज की वीडियो में हम क्या बात करने आ रहे हैं आपके साथ, एक छोटी सी बात लाएं आपके लिए। और उसमें क्या है कि हम बात करेंगे आज की हाउ वी विल कम टू नो वेदर द सेंट्रल मेटल एलिमेंट ऑफ एनी कंपाउंड हैज़ वैकेंट डी ऑर्बिटल और नॉट। जैसे कोई भी कंपाउंड होता है तो उसमें आप जैसे कई बार कंफ्यूज होते होगे, ठीक है ना? तो उसमें क्या है कि कन्फ्यूजन होती है जैसे बच्चों को कि भाई जो है कैसे पता चलेगा कि सेंट्रल मेटल एटम के पास है या नहीं वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है तो क्या है कि बैक बॉन्डिंग उसमें होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो जैसे उसका केस समझते हैं आज की एक्चुअली ये होता क्या है इसका सिस्टम, है ना? कि ये वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता है, कैसे पता चलेगा उसका। तो जैसे स्टार्ट करते हैं फिर अपन एक बढ़िया से एग्जांपल के साथ, जिसमें सबसे एक तो एलिमेंट आता है अपने पास फॉस्फोरस है जैसे। तो उसमें हम एक कंपाउंड की बात करेंगे, PCl5 एक कंपाउंड लेते हैं अपन पहले तो, ठीक है? लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ PCl5 एंड लेट्स start to understand about vacant d orbital. And I am taking example of PCl5, right? केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली ये आता है एक टॉपिक आपके, और उसमें क्या है कि आपको बैक बॉन्डिंग का केस आने लग जाता है। जैसे बॉन्ड ऑर्डर की बात करें अपन अगर, तो बॉन्ड ऑर्डर नहीं लेकिन सॉरी बॉन्ड एंगल की बात करें अगर अपन, जैसे PCl5 और जैसे PCl3 और इसमें NCl3 में, ऐसे मतलब बॉन्ड एंगल में कैसे पता चलता है? मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है ना जैसे फॉस्फोरस के पास, तो उसमें क्या है कि उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल उसका कम हो जाता है, ठीक है? उसमें क्यों हो जाता है कम, वो देखते हैं जरा। तो उसमें बेसिकली PCl5 की बात करें अगर एग्जांपल में, तो ऐसे देखना इसमें सेंट्रल मेटल एलिमेंट आपको पहचानना आना चाहिए पहले तो उसमें साफ सा दिख रहा है आपको फॉस्फोरस है इसमें सेंट्रल मेटल एलिमेंट, ठीक है? तो जैसे फॉस्फोरस में अब आपको पता लगाना है कि भाई ये जो कंपाउंड है फॉस्फोरस, और ये कंपाउंड तो PCl5 और ये जो सेंट्रल मेटल एलिमेंट है इसका, सेंट्रल मेटल एलिमेंट मीन्स फॉस्फोरस है इसमें, ठीक है? तो सेंट्रल मेटल एटम अगर फॉस्फोरस है तो भाई फॉस्फोरस के पास आप ऐसे बताओ कि वैकेंट डी ऑर्बिटल है नहीं। भाई वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है? देखते हैं जरा कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलेगा कि फॉस्फोरस के बाद है या नहीं वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो पहले सबसे पहले आप क्या करो, इस कॉन्फ़िगरेशन लिख दो इसकी, ठीक है? पहले तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो पता है वो तो 15 होता है, सभी को पता होगा, ठीक है? आगे देखते हैं। तो इसका अगर अपन कॉन्फ़िगरेशन इसकी उस वाली तरीके से भरनी है, कौन से तरीके से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ा होगा, ठीक है? वो पॉलीज एक्सक्लूजन रूल है ना, हुन्स रूल के हिसाब से वैसे भरनी है, ठीक है? तो जैसे करते हैं स्टार्ट, 1s2 2s2 2p6, राइट? 3s2 3p6, कितना है फॉस्फोर का, 15 है। कितने भर चुके हैं अपन, 10 और 8, ये तो 18 हो गया। तो इसमें बेसिकली 3 कर देते हैं ना, कितने कर देते हैं, 3 कर देते हैं। ये देखो ये आ गई फॉस्फोरस की अपने पास क्या, फॉस्फोरस का ये क्या है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है? अब इसमें आगे कौन सा आएगा, इसमें आएगा 4s और फिर आएगा 3d, ठीक है? दोनों में ही 0 0 है, ठीक है? एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक बात ध्यान रखनी है कि बेसिकली अगर आपको पता लगाना है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल है या नहीं, तो सबसे पहले आप ऐसे करो कि सेंट्रल मेटल एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि भाई इसका फॉस्फोरस कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आया वो कौन से ऑर्बिटल में था या फिर कौन से शेल में था। तो वो देखो जैसे शेल होती है ना अपने पास SPDF, तो इसमें, ठीक है, तो सेल्स होती है, ठीक है? तो इसमें क्या है कि सब सेल्स है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस जो है कहाँ किस में है, मतलब ये P में दिख रहा है आपको, ये देखो ये जो है भाई, कलर चेंज करूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो, ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन यही तो है ना फॉस्फोरस, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का 3p में आया। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका 3p में आया तो इसका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना ये d है, मतलब नेक्स्ट ऑर्बिटल क्या इसका d है। तो बेसिकली लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस हैज़ एंटर्ड इन 3p ऑर्बिटल, ठीक है? 3p में इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आ गया भाई। तो इसमें क्या देखना है अपने को कि 3p में अगर इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब ऐसे देखना है आपको कि इसका जो नेक्स्ट d ऑर्बिटल है ना, जिसमें भी आया हो, जिस किसी में भी आया हो, मान लो इसमें 3p की जगह 2p में आता तो भी आप, मैं अभी बताऊंगा जो वैसे ही देखना था। अब मान लो इसमें 3p में आया, इसके जस्ट नेक्स्ट d ऑर्बिटल आएगा ना जो, उसको देखना है आपको, ठीक है? उसको देखो जरा। तो इसमें नेक्स्ट d ऑर्बिटल, ठीक है? तो d ऑर्बिटल इसमें 3d है, तो भाई 3d आ रहा है मतलब, ठीक है? इसका मतलब कि अगर नेक्स्ट 3d अगर d ऑर्बिटल देखेंगे अपन इसमें तो नेक्स्ट 3d आएगा, ठीक है? अब एक बात ध्यान रखना कि देखो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं जरा अपन कि फर्स्ट पॉइंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन, द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस है ना, P लिख रहा हूँ फॉस्फोरस को, ठीक है? हैज़ एंटर्ड
हैज़ एंटर्ड इन 3p, राइट। तो ये 3p में है। अब आपको इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालना आना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ SPDF इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कोफिशिएंट ऑफ SPDF और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये 3p में आया अगर, तो 3p इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है जैसे, तो इसका n हो गया 3, राइट। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इसके 3p में अगर आ गया तो इसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो d होगा ना, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेव होना चाहिए। उसका क्या बोला मैंने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेव होना चाहिए। तो पॉइंट में जरा लिखते हैं इसको कि सेकंड पॉइंट, द नेक्स्ट d ऑर्बिटल, नेक्स्ट d ऑर्बिटल इज 3d, ठीक है। ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं अपन इसमें, ठीक है। जैसे ये देखो 3p था, इसके बाद ये आगे वाला 3d है, तो नेक्स्ट वाला जो है ना क्या है, इसमें 3d है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट d ऑर्बिटल इज 3d, और इसके ये वैकेंट है, मतलब ठीक है, इसमें क्या है, वैकेंट है, देख लो ना यार आप, ये यहाँ पे 3d 0 है ना, देखो 3p 3 आया, 4s 0 है, 3d 0 है, तो ये वैकेंट भी है, ठीक है। तो ये वैकेंट भी है, एंड इज वैकेंट। आगे देखते हैं जरा। अब एक बात ध्यान रखना, आप अगर आपको ऐसे चेक करना है कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है या नहीं, तो आपको यही दो कंडीशन ध्यान रखनी है बड़े ध्यान से, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस शुड बी इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ नेक्स्ट ऑर्बिटल, ठीक है, नेक्स्ट डी ऑर्बिटल, नेक्स्ट डी ऑर्बिटल, ये ध्यान रखना, ठीक है, कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस पी लिख रहा हूँ, ठीक है, शुड बी इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज एन, एन लिख दे दूँगी, एन लिख दूँ क्या, ठीक है। तो एन, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ नेक्स्ट डी ऑर्बिटल, ठीक है, नेक्स्ट डी ऑर्बिटल के बराबर होना चाहिए इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब जैसे देखो फॉस्फोरस में क्या था, लास्ट इलेक्ट्रॉन आया 3p में, और इसके जो नेक्स्ट डी है ना, उसका जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी 3 है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी 3 है, तो इसमें कंडीशन सेटिस्फाई है, और डी ऑर्बिटल खाली है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर डी ऑर्बिटल एम्प्टी हो और उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लास्ट इलेक्ट्रॉन के जस्ट सेम होना चाहिए, ठीक है, एकदम सेम होना चाहिए, तभी क्या है कि उसमें वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन होगा। तो डी ऑर्बिटल शुड बी वैकेंट, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको कि डी ऑर्बिटल शुड बी वैकेंट, दैट इज इट हैज़ 0 इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन इसके पास होने चाहिए, याद रखनी है बात आपको। अब इसमें क्या देखो क्या कंडीशन लिखी है अपन ने, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस एंटर्ड, ठीक है, इज इन 3p, तो इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 था, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट डी ऑर्बिटल इज 3d, ये वैकेंट भी है, बिल्कुल सही है। अगली चीज़ क्या लिखी मैंने, इसमें लिखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस शुड बी इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ नेक्स्ट डी ऑर्बिटल। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अपने पास। क्यों? क्योंकि 3p का और 3d का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम है ना, तो इसमें कंडीशन इज सेटिस्फाइड एंड डी ऑर्बिटल इज एम्प्टी, डी ऑर्बिटल इज एम्प्टी, नेक्स्ट डी ऑर्बिटल टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज एम्प्टी, सो इट हैज़ वैकेंट डी ऑर्बिटल, सो इट हैज़ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो p के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, p फॉस्फोरस है यार, ठीक है, p हैज़ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ऐसे आपको किसी भी में देखना होता है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल है या नहीं। अब इसमें बैक बॉन्डिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, उससे क्या होगा कि इसका बॉन्ड एंगल जो है ना, इसमें बॉन्ड एंगल जो है इसका, देखो बैक बॉन्डिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, Cl का जो लोन पेयर होगा वो फॉस्फोरस के पास इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वो जो है लोन पेयर जो अगर फॉस्फोरस के पास जाएगा तो रिपल्शन लगाएगा, तो उसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, इसीलिए हमने आपको इस शॉर्ट सी वीडियो के अकॉर्डिंगली जो है समझा दिया, ठीक है ना। तो ऐसी शॉर्ट्स वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो बने रहें हमारे साथ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने अगर आपने नहीं किया है तो राइट। तो अब देखो जरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अगर किसी के अभी भी कन्फ्यूजन है तो एक जरा एग्जांपल लेते हैं और उसमें समझते हैं कि बेसिकली उसमें अप्लाई हो रहा है या नहीं, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई जो है आप कोई भी उठा लो, जैसे मैं उठा लेता हूँ, मान लो NCl3 उठा लिया, तो NCl3 में क्या होगा, NCl3 में क्या होगा, जल्दी बोलो। नाइट्रोजन है ना, सेंट्रल मेटल एटम, CMA, सेंट्रल मेटल एटम इज नाइट्रोजन, ये तो सब पता होगा आपको, ठीक है। मैंने ये आपके लिए मतलब शॉर्ट वीडियो बनाई है, ये ऐसे नहीं है कि चैप्टर समझाने के लिए, ये आपको सब पता है। लास्ट में मान लो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ये बड़ा कन्फ्यूजिंग सा पॉइंट होता है ये, ठीक है। तो बेसिकली NCl3 है, तो नाइट्रोजन है इसमें, जैसे अब नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन लिख दो, जैसे बताया था आपको, ठीक है। नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन लिख दो, राइट डाउन 1s2
2s2 कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज 7, ओके। तो 1s2 2s2 2p कितना होगा 5, राइट, 2p 5, ठीक है। टू पी 5 होगा, राइट। और इसमें बेसिकली अपन ने क्या कर दिया, 1s2 2s2, देखो 1s2 2s2 3s2, ठीक है, 2p6 3s2, ठीक है। तो 10 और 2 12 और 3 15 हो गए इसमें, ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ जी 7 होता है ना इसका, तो बेसिकली इसमें 2p, यार ये क्यों लिखा जा रहा है बार बार, 2p3 आएगा, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट कौन सा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, देखो फर्स्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन इज एंटर्ड इन 2p, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है वो है 2। और अब इससे जो अगला डी आएगा ना बेटा, उसमें क्या होगा, डी आएगा उसका क्वांटम नंबर या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका होगा 3। क्यों, क्योंकि बेसिकली इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद आएगा आपका 1s2 2s2 2p के बाद क्या आएगा 3s आएगा, फिर 3p आएगा, फिर 4s आएगा, फिर जाके 3d आएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 3d आएगा, वैसे पहले इसमें लिखने का तरीका होता है, ठीक है, 3d पहले लिखते हैं 4s बाद में लिखते हैं। तो बेसिकली क्या है कि 3d आया मतलब कि नेक्स्ट ऑर्बिटल है ना जो इसके बाद, सीधा आपको देखना है कि आ कौन सा रहा है पहले ही पहले, तो सबसे पहले 3d आया, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, सेकेंड नेक्स्ट d ऑर्बिटल, नेक्स्ट d ऑर्बिटल टू लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन इज, नेक्स्ट डी ऑर्बिटल इज 3d, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका हो गया n इज इक्वल टू 3, राइट। तो भाई इसका तो n इज इक्वल टू 3 आ गया। अब मैंने क्या बताया था पिछली बार कि ये तो n इज इक्वल टू 3 आ गया और ये n इज इक्वल टू 2 आ गया, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो क्या हो गए, ये तो अलग हो गए बेटा, ये तो डिफरेंट हो गए, डिफरेंट हो गए। एम्प्टी तो है डी ऑर्बिटल, ठीक है, डी ऑर्बिटल इज एम्प्टी, नो डाउट, नो डाउट, बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन या फिर नेक्स्ट डी ऑर्बिटल इज नॉट सेम, ठीक है, नॉट इज डिफरेंस, इज डिफर। तो n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 3 है, तो ये तो कंडीशन मिसमैच हो गई, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा, क्लोरीन का लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट नहीं होगा और इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, या फिर ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है। अब क्या है कि देखो फॉस्फोरस अगर क्या है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसलिए लेने की क्षमता ज़्यादा है इसकी, कुछ भी ले लेगा। लोन पेयर जैसे आप इस पर आएगा क्लोरीन का, तो ये एकदम झपक लेगा, ठीक है, क्योंकि छोड़ेगा नहीं उसको। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, डेफिशिएंट होता है, बस वही काम करेगा PCl5, तो PCl5 इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, जबकि NCl3 इलेक्ट्रोफाइल नहीं काम करेगा। ये सब क्वेश्चन होते हैं, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके लिए हम शॉर्ट सी वीडियो लाए थे बेसिकली, और तो ऐसे ध्यान रखना आपको, ठीक है। बड़ा होता है कन्फ्यूजिंग सा केस, इसलिए बना दिया अपन ने। और ऐसी वीडियोस, अमेजिंग वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, राइट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।